आज 13 मई 2024 इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज में देखते हैं। आफ्टर इंदिरा एसेसिनेशन 400 पार फॉर राजीव। इंदिरा हत्या के बाद राजीव को 400 पार। 1984 में अभूतपूर्व जनादेश वाले युवा प्रधानमंत्री का कार्यकाल उथल पुथल भरा रहा। 1989 में एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले के कारण उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी और कांग्रेस कभी भी अपने दम पर लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। लोकसभा में वास्तव में 400 पार जाने वाले एकमात्र राजनेता राजीव गांधी थे, जिन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अनएक्सपेक्टेड रूप से खुद को इस पद पर पाया। और राजीव राजीव की कांग्रेस 24, 27 और 28 दिसंबर 1984 को हुए 8वें लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 514 सीटों में से 404 सीटें जीती और अन्य 10 सीटें उग्रवाद में वोट डाले जाने के बाद जीती। सब सितंबर और दिसंबर 1985 में क्रमशः पंजाब और असम पर हमला किया। सद्भावना बहुत तेजी से गायब हो गई। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव केवल 40 वर्ष के थे जब उन्होंने पदभार संभाला। 1989 में एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले के बीच सत्ता खो दी और कांग्रेस 1984 के बाद कभी भी अपने दम पर लोकसभा बहुमत हासिल नहीं कर सकी। टर्न इन अपोजिशन। देखो, जनता प्रयोग के पतन और इंदिरा सत्ता में वापसी के बाद वर्षों में राजनीतिक विपक्ष में बड़े पैमाने पर मंथन हुआ। चौधरी चरण सिंह की जनता पार्टी, एस चरण सिंह और जनता पार्टी एस राज नारायण में विभाजित हो गई। 1982 में चरण सिंह का समूह, जिसे अब लोक दल कहा जाता है, वो भी विभाजित हो गया क्योंकि बिहार के नेता हरियर ठाकुर अपने रास्ते पर चले गए। चरण सिंह और ठाकुर दोनों को इस साल की शुरुआत में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विपक्ष में कई एकल व्यक्तित्व वाली पार्टियां थी। जगजीवन राम की कांग्रेस, जगजीवन, एचएन बहुगुणा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी डीएसपी और चंद्रजीत यादव की जनवादी पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु पेन्या देवीलाल और बिजू पटनायक लोकदल में थे। अन अर्ली इलेक्शन। लोकसभा चुनाव सामान्य रूप से जनवरी 1985 में होने वाले थे। 25 अगस्त 1984 को भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव अभियान में आधिकारिक मशीनरी के कथित दुरुपयोग पर चर्चा करने के लिए सभी दलों की एक बैठक बुलाई। कुछ पार्टियां नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि से मतदान के दिन तक मंत्रियों और अन्य नेताओं द्वारा आधिकारिक विमानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगवाना चाहती थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भयानक सिख विरोधी हिंसा हुई। देश भर में समुदाय के 3000 से अधिक सदस्य मारे गए, जिनमें दिल्ली में 2500 से अधिक लोग शामिल थे। कुछ आरोप जिनमें कुछ कांग्रेसी नेता भी शामिल थे, कांग्रेसी नेता पर भी आरोप लगे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव को कुछ सप्ताह आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभियान के दौरान जनता पार्टी और भाजपा ने कांग्रेस के एक एडवर्टाइज पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया था, आपके दूसरे राज्य के टैक्सी ड्राइवर द्वारा संचालित टैक्सी में सवारी करने में असहजता क्यों महसूस होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायतकर्ताओं के अनुसार टैक्सी ड्राइवर का संदर्भ वास्तव में सिख समुदाय को संदर्भित करने के लिए था और इसका उद्देश्य लोगों के विभिन्न
वर्गों के बीच सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और असंतोष को बढ़ावा देना था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निष्कर्ष निकाला कि एडवर्टाइज किसी भी चुनावी कानून का उल्लंघन नहीं किया या आदर्श आचार संहिता में निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत नहीं चलाया। अद्भुत अभूतपूर्व जनादेश 70 राज्यों और सभी 9 केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही दिन चुनाव हुए। पंजाब और असम में कोई मतदान नहीं हो सका। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए धारा 73 ए को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जोड़ा गया, जिसमें ईसीआई को असम राज्य में चुनाव के संबंध में कदम उठाने की अनुमति दी और पंजाब राज्य अलग से और ऐसे तरीके से और ऐसी तारीखों पर वह उचित समझे। उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटों की गिनती 28 दिसंबर 1984 को शुरू हुई, जहां 24 और 27 दिसंबर को मतदान हुआ था और नागालैंड और मेघालय में 29 दिसंबर को, जहां 28 दिसंबर को मतदान हुआ था। लगभग सभी चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए गए थे। 31 दिसंबर तक सीटें राजीव ने अपनी भाभी और संजय की पत्नी मेनका गांधी को हराकर अमेठी में जीत हासिल की। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद में पूर्व कांग्रेसी और दिग्गज नेता एच.एन. बहुगुणा को हराया। भारत के भावी राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने केरल के ओट्टापल्लम में, प्रकाश चंद्र सेठी ने इंदौर में, गुलाब नबी आजाद ने महाराष्ट्र के वाशिंग में और पीवी नरसिम्हा राव, जो प्रधानमंत्री होंगे, बहरामपुर में जीत हासिल की। इंदिरा के आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी आबिदा अहमद ने बरेली में जीत हासिल की। एनटीआर की तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा में 30 सीटें जीती। सीपीआई ने 22 सीटें, जनता ने 10, सीपीआई ने 6 और लोकदल ने 3 सीटें जीती। भाजपा ने सिर्फ 2 सीटें जीती। आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा से चंदू पटला जंगा रेड्डी और गुजरात के मेहसाणा से ए के पटेल वाजपेयी ग्वालियर में हार गए और जनता पार्टी के चंद्रशेखर अपने गृह क्षेत्र यूपी के बलिया में हार गए। बागपत में चरण सिंह जीते। जगजीवन राम, जो कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी में शामिल हुए थे और बाद में नई पार्टी कांग्रेस जे बनाई, ने सासाराम जीत हासिल की। बारामती में कांग्रेस सोशलिस्ट के शरद पवार जीते। न्यू फेस ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति में का नया दौर। 1984 में 1984 में के चुनाव के समय तक पिछली पीढ़ी के अधिकांश विपक्षी दिग्गज निधन हो चुके थे। कांग्रेस के सूत्रधार सी राजगोपालाचारी की 1972 में मृत्यु हो गई। 1977 में विपक्षी एकता के पीछे की ताकत रहे जयप्रकाश नारायण की 1979 में मृत्यु हो गई। जेबी कृपलानी का 1982 में निधन हो गया। नए विपक्षी दलों और नेताओं में 1982 में स्थापित टीडीपी सबसे प्रमुख थी, में कई नए चेहरे को प्रमुखता मिली क्योंकि राजीव ने पार्टी में सुधार किया। 1985 में केंद्र सरकार ने हस्ताक्षर किए पंजाब में राजीव लोगोवाल समझौता और असम आंदोलन के नेताओं के साथ असम समझौता। 1986 में सरकार ने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के प्रगतिशील फैसले को प्रभावी ढंग से रद्द करने के लिए संसद में एक कानून लाया। फील्ड होवित्जर तोपों की आपूर्ति के लिए स्वीडिश हथियार निर्माता बोफोर्स के साथ अनुबंध के बाद सौदे में 64 करोड़ रुपए की रिश्वत का खुलासा हुआ, जो उस समय एक बड़ी रकम मानी जाती थी। बोफोर्स घोटाला राजीव को उनके पूरे कार्यकाल और जीवन पर परेशान करता रहेगा। 1989 में कांग्रेस 1984 की आश्चर्यजनक ऊंचाई से गिरकर लोकसभा में केवल 197
सीटों पर सिमट गई, जिससे एक और गैर कांग्रेसी सरकार के गठन गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। थैंक यू।